Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 4 of taxation. ठीक है, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन को डिस्कस किया और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट टैक्सेस की शुरुआत की। डायरेक्ट टैक्सेस 3 टाइप के होते हैं मेजरली, मैंने आपको बताया था, मेजर बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। एक होता है इनकम टैक्स, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा। ओके, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स और अगर टाइम बचता है तो कैपिटल गेन टैक्स की शुरुआत भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, चले जाते हैं डायरेक्ट टैक्स की स्लाइड में। यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड। ये रहा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अब देखो जो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इट इज़ कलेक्टेड बाय सेंटर, ये मत भूलना। ठीक है, जितने भी हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ सेंटर के द्वारा कलेक्ट करेंगे और यूपीएससी 3 ही टैक्सेस पूछेगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका, बता चुका हूँ, पीआईटी बाद कॉर्पोरेट के बाद कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों के तीनों टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सेंटर। और लेवाई भी कौन करता है, सेंटर। पिछले लेक्चर में मैंने अप्लाई बोला था, एक्चुअली वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, एक्चुअली इसे रियल में कहते हैं लेवाई। ठीक है, लेवाइड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। मैंने आपको ये सब पूरा डिस्टिंक्शन, जो स्टेट के बीच में क्या डिवीजन है, सेंटर के बीच में क्या डिवीजन है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था शुरुआत में भी। ठीक है, अब देखो जिस तरीके जो इनकम टैक्स रहता है वो हमारी इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो भी आपकी इनकम होगी, 50,000, 60,000, 10 लाख, 50 लाख, वट एवर विल बी योर इनकम, उसके ऊपर कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इट इज़ कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनकम। जो भी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लो 10 रुपये का आपने बाहर से मूवी की टिकट खरीदी, अब उसे आपने ब्लैक में 15 रुपये में बेच दिया, तो जो 5 रुपये आपका प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपये आपकी इनकम हुई डेली की, हुई ना, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट और इनकम ऑफ द कंपनी। और ये जो भी कॉर्पोरेट की प्रॉफिट और इनकम आएगा उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, इसको मत भूलना। ठीक है, विच एवर इज द प्रॉफिट और इनकम ऑफ द कंपनी। अब मैं आपको ऑलरेडी इसकी इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेजर टैक्स आता है, सबसे ज़्यादा जो मेजर टैक्स कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट को, वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। याद रखना, सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है, इसको कभी मत भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स है पिछले 3 से 4 साल में बहुत ज़्यादा बदला गया है। लाइक शुरू में, लाइक जब यूपीए का आ रहा था तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं 30 से 40% के आसपास का टैक्स हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। इसके बाद जो न्यू एनडीए गवर्नमेंट आई, उसने बहुत सारे रिफॉर्म लेना चालू किए, बिकॉज इट इज़ द राइटेस्ट गवर्नमेंट, तो वो रिफॉर्म तो लेगी रिगार्डिंग मार्केट्स। ठीक है, तो किस तरीके से शुरुआत होती है हम देखते हैं। जब आए थे, क्या टैक्स था इंडियन कंपनी के लिए, टैक्स था 30% का। आप सोचो कितना ज़्यादा है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, आपसे 30 रुपये मार ले रहे हैं, वे अबाउट बहुत ही ज़्यादा है। और फॉरेन कंपनी के लिए 40%। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये लोग कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्रमोट नहीं कर रहे थे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप टैक्सेस कम करो। ठीक है, अगर आप थाईलैंड जैसी कंट्री में जाओ, वहाँ से 12 से 15% के ऊपर बीच में टैक्स है। ठीक है, आप सोचो कितना कम है, 12 से 15 के आसपास। आप 40% किसी कंपनी से ले रहे हो। ठीक है, तो आप सोचो कहाँ कंपनी प्रेफर करेंगी, यहाँ पर प्रेफर करेंगी। ठीक है, और इंडियन कंपनी, ये क्यों किया गया था, मतलब इंडियन और फॉरेन कंपनी में डिस्टिंक्शन क्यों था, इसलिए कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को लॉसेस ना हो। अगर आप सोचो दोनों के लिए टैक्सेस जो है वो सेम कर दिए जाएंगे, तो आप जानते हो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। पूरी दुनिया में तो हमारी माल बिकते हैं, तो इंडिया में माल बिकना बंद हो जाता। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ। सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। ठीक है, अगर से मान लीजिए अमेजोन, ठीक है, अगर अमेजोन को अगर आप फुल फ्लेजेड तरीके में वर्क करने दो जैसा वो बाकी कंट्रीज़ में करती है, ठीक है, जिसे इन्वेंटरी मॉडल बोलते हैं हम, कि वो खुद का कंप्लीट आएगा, खुद का गोडाउन बनाएगा और गोडाउन में माल रखेगा और बिल्कुल सस्ते में बेच डालेगा, तो आपके यहाँ सारी कंपनियाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सारी की सारी कंपनी। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को रोकना, क्या करना पड़ेगा आपको, इनके ऊपर हैवी टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी और इनकी जो कंपनी है एक दूसरे के बराबर में जाए और हमारी कंपनी कोई लॉस ना हो। इसलिए ये जो फॉरेनर टैक्स था वो ज़्यादा था। लेकिन मोदी साहब बोले कि नहीं यार, हम तो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी कंपनीज थी, सबसे पहला स्टेप क्या लिया उन्होंने सरकार में आके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स, जितनी भी कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्शन, देखिए आपको पता है जैसे मोदी जी आए थे उनका क्या नारा था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब पता नहीं वो नारा क्यों नहीं लगता है, वो बात की बात है। तो जो मेक इन इंडिया है उसमें क्या था कि घर में सब कुछ बनाएंगे, तो सिंपल सी बात, अगर आपको घर में बनाना है तो उनका टैक्स कम करना पड़ेगा। देखो टैक्स कम करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर टैक्स कम होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर से समझो, हमारे यहाँ पर टैक्सेस आपने देखा
पहले 30% लिए जा रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पर 25% टैक्स है, ठीक है, 25% टैक्स है। अब देखो ये जो टैक्स होता है कंपनी ट्राई करती है आपसे ही निकाला जाए, आपसे निकाला जाए। इसका एग्जांपल आपको हमारे यहाँ के शहर में मिलेगा। क्या होता है जब गर्मियों का टाइम आता है, ठीक है, जब गर्मियों का टाइम आता है तो दुकानदार क्या करते हैं, वो आप सब जानते हो, पेप्सी कोका कोला सब कुछ लेके आते हैं, ठीक है। अब जो पेप्सी को ये सब लेके आते हैं उनको गर्म मिलती है, वो फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो उसका जो प्राइस रियल प्राइस रहता है वो 35 रुपये रहता है, लेकिन वो हम लोग से 37 रुपये या 38 रुपये चार्ज करते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमने अंदर रखा, उसका जो ठंडे का चार्ज कौन देगा, ठंडे का चार्ज कौन देगा, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सर्विस फ्री में एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो, जब आप कंपनी का टैक्सेस ज़्यादा रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30% था, तो जो भी उनको लॉसेस हो रहे हैं वो आपके ऊपर, मतलब जो भी टैक्स भर रहे हैं वो आपके ऊपर इंक्लूड करके रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट 25 रुपये का बनाया, ठीक है, वो देखेंगे अच्छा अपन का 30% का टैक्स जा रहा है, अच्छा आप क्या करो इसका 30% इन्हीं के ऊपर मार दो। तो तरीके से उन्होंने पूरा जब सब कुछ प्रॉफिट और इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट डालते जो माल होता है वो आप देखो कितने का था, मुश्किल से 25 रुपये का, तो वो प्रॉफिट मारा 5 रुपये का, फिर कुछ टैक्स मारा, ऐसे करते करते 35 रुपये पहुँच गया। 25 रुपये का प्रोडक्ट 35 रुपये का पहुँच गया। अगर आप देखो, अगर यहाँ पर टैक्स कम कर देंगे, जैसे कि आप देखो यहाँ पर 30% टैक्स है, अब इसको 25% कर देते हैं। अब जब 25% टैक्स कर देंगे तो यहाँ पर जो 3 रुपये का टैक्स जा रहा था वो मान लो 1 रुपये का हो गया, तो प्राइस कम हुआ ना, यहाँ पर 32 रुपये कुछ प्राइस हो जाएगा, तो इससे जनता को भी फायदा होगा, ठीक है। अब जब एकदम से जैसे जनता के पास पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी मतलब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सब बताया है मैंने, भूलना नहीं, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। तो ये आप ये टैक्स बढ़ाने के फ़ायदा होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जो भी इंडियन कंपनीज़ हैं, हमें मेक इन इंडिया प्रमोट करना है, तो जो भी इंडियन कंपनीज़ हैं और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, या 250 करोड़ है, 250 करोड़ से कम है, उनका टैक्सेस हम 5% रिड्यूस कर देंगे। बस आपको फाइल करना है गवर्नमेंट के सामने कि देखो भैया हमारा 250 करोड़ का टैक्स आ रहा है, मतलब 250 करोड़ का टर्नओवर है, जो आपने हमसे 30% का टैक्स लिया उसमें से 5% वापस कर दो, तो हम वो कस्टमर को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि बैंक्स या कंपनीज कोई कभी नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी से काफ़ी चीज़ों का प्राइस कम हुआ, लेकिन हमें प्राइसेस घटे हुए दिखाई नहीं दिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ थी, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट था, उसमें मान लो अगर प्राइस पहले टैक्स कम लगता था, ठीक है, और गवर्नमेंट ने अगर बढ़ा दिया उसमें से, अगर इसको 28% वाली जीएसटी के स्लैब में डाल दिया, तो वो बढ़ रहा है प्राइस, वो तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन जिन चीज़ों पे पहले ज़्यादा टैक्सेस थे और उनके ऊपर टैक्सेस कम हुए हैं, उनके ऊपर जो कम टैक्सेस वो दिखाई नहीं दे रहे हमें, ठीक है। तो ये कंपनीज करती है, जो टैक्सेस का प्रॉफिट आता है ना वो खुद अपने जेब में डाल लेते हैं, और जो बड़ी वाली चीज़ आती है वो हमें डाल देते हैं। अब ये कहाँ से देखने को मिलता है, ये गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसीज ऐसी हैं, ये गवर्नमेंट भी हमारे साथ ऐसा करती है। जैसे कि आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जो पेट्रोल का प्राइस था वो मुश्किल से 10 बैरल, 2 बैरल, 3 बैरल या नेगेटिव प्राइस तक भी चला गया था, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हमें कितना 80 रुपये, 90 रुपये इस टाइप पे टैक्सेस मतलब पेट्रोल मिल रहा था। क्यों? बिकॉज लाइक इंडिया में जब पेट्रोल आता, अगर कुछ भी उसमें कुछ भी इंडायरेक्ट टैक्सेस ना लगा, अगर थोड़ा टैक्स भी लगा तो 25 से 30 रुपये प्राइस बनता है, बट फिर भी हम 80-90 रुपये पे कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट हमें प्रॉफिट ट्रांसफर ही नहीं करती है, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका। यहाँ पर इसलिए कंपनीज भी यही करती हैं, हमें प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करती है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने सोचा था कि इससे अप्रॉक्सीमेटली 99% इंडियन कंपनीज को फायदा होगा। अब मैंने 99% बोला है, सोचो सिर्फ 250 करोड़ से कम वाली कंपनीज देखो 99% है। अगर मान लो 100 कंपनीज हैं, ठीक है, 100 में से मात्र मान लो एक कंपनी है जो 250 करोड़ से ऊपर का कमा रही है, बाकी सारी की सारी कंपनीज मतलब 99% कंपनीज 250 करोड़ से नीचे कमा रही है। तो आप देखो कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो चुका है। आपने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी लाइक क्रेडिट स्विस की, ठीक है, ये सब रिपोर्ट क्या बोलती हैं कि हमारे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अमेरिका जैसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ गया। और याद करना जो मेनली कंपनी थी वो एमएसएमईज थी। अब एमएसएमई से इसका फ़ायदा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। अगर आपको कोई बोले कि अगर इंडिया में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, अगर कोई सोल्यूशन लिखना, तो आप लिखना कि भैया एमएसएमईज को बढ़ाओ, बिकॉज एमएसएमईज जो है वो लेबर इंसेंटिव सेक्टर है। ये सब इंडस्ट्रीज में हम पढ़ेंगे। लेबर इंसेंटिव होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो मैक्सिमम काम होता है लेबर से होता है। जब आप सोचो लेबर से काम होगा तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी। देखो अगर सिंपल सी बात है, एक एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई है, गांधी एमएसएमई नाम है उसका, ठीक है, गांधी विकास मार्ग एमएसएमई ऐसा कुछ नाम है उसका। वो पहले डेली 25 रुपये का सामान बेच रही है, डेली 25 रुपये का सामान बेच रही है, लेकिन अब एकदम से लोगों ने डिमांड करना ज़्यादा चालू कर दी। क्यों? बिकॉज टैक्सेस कम हो गए, ठीक है, टैक्सेस कम कर दी सरकार ने, लोगों ने अब डिमांड कर दी 30 की, ठीक है। और यहाँ पर लग रहे थे 5 लेबर, जब 30वां लेबर आएगा मतलब 30 प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। अब डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो आपको यहाँ पर 1 लेबर और लगाना पड़ेगा, मतलब 6वां लेबर 6th लेबर लगाना पड़ेगा। ये फ़ायदा होगा इसका, ठीक है, समझ में आई? तो इसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी।
अब ये जो स्टेप था कुछ खास फायदेमंद नहीं था, बिकॉज इंडियन कंपनी को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, वो भी उसमें भी मेक इन इंडिया नहीं हुआ। आपने देखा है मेक इन इंडिया कुछ नहीं हुआ है। अपन रीज़न डिस्कस करेंगे क्यों नहीं हुआ, वो सब आगे जो इंडस्ट्री वाला चैप्टर होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेक इन इंडिया काम नहीं किया। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इंडियन कंपनी तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो अपन क्या करते हैं, बाहर की कंपनीज को बुलाते हैं। ठीक है, बाहर की कंपनीज के लिए कुछ अच्छी चीज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, ठीक है, जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनका टैक्स 22% कर दिया। ठीक है, जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनका टैक्स 22%। लेकिन तब जब आप कोई भी जो आपको एग्जामेशन दिए जाते हैं उनको क्लेम नहीं करो, अगर आप कोई भी एग्जामेशन क्लेम नहीं करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे एग्जामेशन दिए जाते हैं कंपनी को, जो भी कंपनी रहती है, लाइक अगर आप इस जगह पे जाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री बनाओगे तो आपको इतना टैक्स एग्जामेशन देंगे, यहाँ पर ये करोगे तो वो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सा फंडा था। तो गवर्नमेंट बोला अगर आप ऐसा कोई भी एग्जामेशन नहीं लेते हो तो तब आपसे सिर्फ हम 22% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जामेशन आपसे ले लो तो वही सिंपल वाला टैक्स लगेगा भाई, ये रहा आपका कहाँ, 30%। ठीक है, अब ठीक है, ये सिंपल सी बात है, लेकिन ये सारी कंपनी के लिए था। फॉर एग्जांपल अगर वो सर्विस सेक्टर में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन जो मैक्सिमम फायदा होता है सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव नहीं है। सर्विस सेक्टर में जॉब्स नहीं बनती हैं और ऊपर से कुछ ही मैनेजर बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो वहाँ पर सरकार को कुछ खास फायदा नहीं होता। भले हमारी जीडीपी वहीं से आ रही है, लेकिन वहाँ पर जॉब्स नहीं बनती, इसलिए तो इंडिया को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ है। बिकॉज हमारे यहाँ 55% जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, आप सोचो 100 में से आपको जो 55 रुपये आ रहे हैं सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। यही रीज़न है हमारे यहाँ जॉब जनरेट नहीं हुई, यही रीज़न है, इसलिए इंडिया को जॉबलेस ग्रोथ वाली इकोनॉमी कहा जाता है। ये सब भी हम कहाँ पढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बट फिर भी तो गवर्नमेंट सोचता है भैया इससे तो काम बनेगा नहीं, भले हम इनको ज़्यादा फायदेमंद करते कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, बिकॉज लोग तो जॉब रहेगी नहीं लोगों के पास, क्योंकि स्किल भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, उनको मैन्युफैक्चरिंग में डालना पड़ेगा, मतलब जो मजदूर काम करते हैं वहाँ पर डालना पड़ेगा, चीज़ें बनवानी पड़ेंगी उनसे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा अपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब 2020 के बजट के चेंजेस हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम हम क्या करने वाले हैं कि अगर जितनी भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब आना चाहती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले टैक्सेस कितने थे, 30% के, तो नहीं आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जितनी भी कंपनीज आना चाहती है उससे सिर्फ हम 15% का टैक्स लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15%। कहाँ सोचो, 15% का टैक्स एशिया में सिर्फ एक जगह, मतलब इंडिया में सेकेंड लोवेस्ट टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स एशिया में, पूरे एशिया में 15% का। सबसे कम लोवेस्ट टैक्स है थाईलैंड में। ठीक है, एशिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड लेवल की नहीं। वर्ल्ड लेवल में तो भैया कई जगह तो 1-2% टैक्स है, कई जगह तो नल टैक्स भी है, वो आइलैंड कंट्रीज होती है ना वहाँ पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी नई कंपनीज आई, या तो ना पुरानी कंपनीज को नहीं देंगे। अब देखो आपसे कहा इन्वेस्टमेंट लाना चाहती थी गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट लाना चाहती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जितनी भी नई कंपनीज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम 15% पे टैक्स लेंगे। तो यहाँ पर फायदा, लेकिन ये कंडीशन याद रखना, टू अवेल दीज बेनिफिट्स यू कांट क्लेम एनी एग्जाम्शन। ठीक है, आप एग्जाम्शन नहीं मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। अगर आप एग्जाम्शन मांगेंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया जो 30% है ना वही भर दो, एग्जाम्शन तो नहीं देंगे, बस सीधा 15% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जितनी भी नए चेंजेस लाए उसमें एक और चेंजेस लाया कि भैया किसी को भी अब मैट पे करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी भाई, सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, मैट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब याद ना, कि जो जिस तरह से इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्जेस और सेस लगाए जाते हैं, सरचार्जेस और सेस लगाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, उसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर भी, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर भी सरचार्ज और टैक्स लगता है। तो समझ लो क्या क्या लगता है, बस इसको तो रट्टा ही मारना है, तो रट लेना, बस मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। देखो, इंडियन कंपनी के लिए सरचार्ज अलग है, फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज अलग है। और याद रखना, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए सरचार्ज और सेस अलग अलग है। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए। पहले गवर्नमेंट का वो मोटिव नहीं था, अब गवर्नमेंट चाहती है फैक्ट्री स्टैब्लिश हो। फैक्ट्री तभी स्टैब्लिश होंगे जब आप टैक्सेस कम लोगे, जब उनसे आप सेस कम लोगे, सरचार्ज कम लोगे, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दोगे। तो इसलिए उनके लिए आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2% का सरचार्ज वसूला जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर। अगर प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ से ऊपर का है तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का सरचार्ज वसूला जाएगा। वहीं अगर आप इंडियन कंपनीज को देखो, तो अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है तो 5% का सरचार्ज होगा, और अगर 10 करोड़ से ऊपर होता है तो 10% का सरचार्ज होगा। आपने देखा, चीज़ आपको समझ में आई कि इंडियन कंपनी से सरचार्ज ज़्यादा वसूला जा रहा है। और याद रखो, ये सरचार्ज है मतलब ये कि गवर्नमेंट को सबसे पहली बात तो स्टेट के साथ शेयर नहीं करना है।
ठीक है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकती है। यही पक्का नहीं है कि आपको भैया एजुकेशन या हेल्थ या अपने किसी डिफाइंड सेक्टर में इसे रखना है। ओके, अब हम करते हैं जितने भी आपने टैक्सेस रिड्यूस की उसकी एनालिसिस। ठीक है, उसकी एनालिसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो सबसे पहले बात तो इसका पॉजिटिव क्या है, जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस किए उसका पॉजिटिव क्या है, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव क्या है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं। देखो पॉजिटिव तो यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इतने कम टैक्सेस है पूरे एशिया में, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो हमारी जो जॉबलेस ग्रोथ की जो गूंज सबके कान में जाती है वो खत्म होगी और लोगों के पास जॉब्स होंगी। जो हमारे तेजस्वी जी ने बोला था 10 लाख जॉब आएगी, शायद तक आ जाए यहाँ से गवर्नमेंट की पॉलिसी से। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और सब पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा ये कि हमारा जो मार्केट है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब क्या है कि मतलब हमने हमेशा से प्लान किया कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ के उठ के जा रही है। ठीक है, आपने देखा है जैसे कोविड-19 के बाद क्या हो रहा है, कोविड-19 के बाद सारी की सारी कंपनीज चाइना को छोड़ नहीं रही हैं। इस गलतफहमी में मत रहना, पूरी वैल्यू चेन सेट है। आप सोचो बस एक इवेंट की वजह से लोग छोड़ के चले जाएंगे क्या? ये वर्ल्ड वॉर तो है नहीं कि भाई सब खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सारी कंट्रीज की गलती थी, सिर्फ चाइना की गलती नहीं थी, WHO की भी गलती थी और भी बहुत बड़े बड़े रीजन है जिसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं बहुत सारी। बट फिर भी चाइना को लोग छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन चाइना से भरोसा ज़रूर कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो वैल्यू सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना में कोई फैक्ट्री लगी थी तो ये लोग उसका एक और कहीं पर रेप्लिकेशन करना चाहते हैं जहाँ पर लेबर का चार्जेस कम हो, टैक्सेस कम हो। तो वो सब वो लोग कहाँ कर रहे हैं, वियतनाम साइड। इंडिया इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन कहाँ अट्रैक्शन जा रही है, वियतनाम में जा रही है। समझ में आई? तो कॉम्पिटिटिव बनाने की, अगर जो टैक्सेस कम हो उससे कॉम्पिटिटिव बनेगी। और दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। अब इसके नेगेटिव क्या है? सबसे पहला नेगेटिव तो ये है भाई कि टैक्सेस कम करने से कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ बाकी रिफॉर्म कहाँ है? आपके यहाँ लेबर रिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और आपके यहाँ लैंड रिफॉर्म, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन में होती है कि भैया पूरा डील फाइनल हो गई है और जैसे ही लोग फैक्ट्री बनाने जाते हैं तो किसान लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। अब उसका क्या करेंगे आप बताओ? आप सिंपल सी बात है, कंपनी को पे कर दिया ना, अब कंपनी को तो अपना काम चालू चाहिए, नहीं तो कंपनी को तो लॉस होंगे। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं लाने हैं, जो कागजी रिफॉर्म नहीं लाने हैं, आपको लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आने हैं। लैंड एक्विजिशन में जो प्रॉब्लम आती है उसको भी आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होने वाला किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ। और दूसरा ये कि भाई आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन एकदम से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत कम था, बस रिसेंट में बढ़ा था, वो भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ा था, इन्फ्लेशन कम है। इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, साथ ही साथ कोविड-19 सिचुएशन ने आपकी हालत और ख़राब कर दी है। तो इस सिचुएशन में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा भाई, कौन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा? आपको बता दूं, गवर्नमेंट हमेशा मिथ में रहती है कि जैसे ही हम टैक्सेस कम करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स रिड्यूस करेंगे तो एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब लोग इन्फ्लेशन पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, जब लोग कंट्री में जब डिमांड ज़्यादा होती है तब वो लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, भले उनके पास पैसा हो या ना हो। जब डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली काम होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस नहीं करती है, गवर्नमेंट सिर्फ एक साइडेड फेस देखती है, तो इसका दूसरा नेगेटिव हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है, लॉस होने वाला है एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में, बट आई थिंक टाइम हो चुका है, सो वी विल नॉट स्टार्ट विथ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स टुडे, और आई थिंक वी शुड कंप्लीट इट बिकॉज इसके बाद सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स बचेगा। तो क्या किया जाए? आई थिंक इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में कर देंगे बिकॉज कैपिटल गेन टैक्स काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। Thank you and have a nice day, friends.